हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। और इसी के साथ दूसरा T20 इंटरनेशनल भी श्रीलंका के साथ ख़त्म हो चुका है, जिसे इंडिया ने जीत लिया 7 विकेट से। और इसी के साथ सीरीज़ पे अपनी दावेदारी पक्की कर दी है इंडिया ने सूर्य कुमार यादव के पहले सीरीज़ में एज कैप्टन और गौतम गंभीर के फर्स्ट सीरीज़ में एज हेड कोच इन T20। तो सीरीज़ पे हो चुका है कब्जा। अब इस मैच की अगर बात करें तो टॉस जीत करके सूर्य कुमार यादव ने डिसाइड किया कि हम बॉलिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, पिच को देखते हुए मैं तो इसे इस तरीके से देख रहा था कि कल अच्छा खासा जीते थे तो उसी तरीके से पहले बैटिंग कर सकते थे। तो अगर बैटिंग करते तो ये देखने में अच्छा होता है कि भाई क्या होता है और कितनी सेंचुरीज बनते, कितने 50s लगते, कितने चौके छक्के मारते हैं अपने बंदे। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से ये अच्छा ही डिसीजन रहा। मैं कहूंगा कि इसे आप फोरसाइट कह सकते हो, कैप्टन का या हेड कोच का या टीम का, कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले ये बॉलिंग करेंगे, क्योंकि बाद में जो हुआ, बारिश ने जो मूड खराब किया, उसकी वजह से ये गेम सेकंड इनिंग में सिर्फ 8 ओवर का होकर रह गया था। तो खैर इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब इन्होंने बॉलिंग का डिसाइड किया तो बॉलिंग करने के लिए जब हमारी टीम उतरी और बैटिंग पे उतरी श्रीलंकन टीम, तो कल की ही तरह आज भी वही हुआ कि श्रीलंका के टॉप ऑर्डर से कुछ बैट्समैन ने तो स्कोर किया, जैसे निशंका ने स्कोर किया और परेरा ने स्कोर किया। उसके अलावा पूरी टीम में से बहुत इक्के दुक्के से ही कंट्रीब्यूशन आए और जैसे तैसे करके 161 रन बना पाई श्रीलंका की टीम, वो भी 9 विकेट के नुकसान पे। तो परेरा ने इसमें बनाए 53 रन 34 बॉलों में और निशंका ने बनाए 24 बॉल में 32 रन। ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन थे उनकी तरफ से। लेकिन जो इंडिया की तरफ से बॉलिंग हुई है, उस बॉलिंग में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स जो लेकर के आए वो लेके आए रवि बिश्नोई, जिन्होंने 3 विकेट निकाले 26 रन देकर के, सिर्फ 26 रन देकर के। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की 2 विकेट उन्होंने भी लिए और 2 विकेट अक्षर पटेल ने भी निकाले। उसी के साथ अर्शदीप को भी 2 विकेट मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी ही थी इंडिया की तरफ से, क्योंकि हमने 8 T20 में 8 के एवरेज पे भी रोक लिया, 161 पे अगर आपने रोक लिया तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा जब इंडिया बैटिंग करने वाली थी तो शुरू के 3 बॉल ही हुए और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी देर चली कि उसके बाद रेफरी ने इस मैच को सिर्फ 8 ओवर का कर दिया और डीएलएस की वजह से, डगबग लुइस के रूल्स के हिसाब से इन्हें बनाने थे 8 ओवर में 61 रन। तो वो इंडिया ने चेज कर लिया सिर्फ 6.3 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पे। जाहिर सी बात है, जब आपको फास्ट चेज करना होता है तो आप विकेट से ज़्यादा, विकेट तो आपके पास उतना ही है, तो आप विकेट से ज़्यादा चिंता करोगे कि हम कितनी जल्दी चेज कर सकते हैं। तो वो देखने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत फास्ट इनिंग खेली है सबने और सब अपने पोटेंशियल पे खेल रहे थे। संजू सैमसन थोड़े अनलकी रहे और अनलकी क्या रहे, वो क्लीन बोल्ड हो गए, वो भी तीक्ष्णा की बॉल पे, सामने से आती हुई बॉल पे। स्पिनर की बॉल पे अगर आप बोल्ड हो रहे हो तो आपको और चांस कैसे कैसे मिलेगा। आई होप उनको नेक्स्ट मैच में भी चांस मिले ताकि वो कुछ साबित कर पाए। हालांकि कुछ ही प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें, जो इंटरनेशनल उतना खेले या ना खेले लेकिन उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। तो संजू सैमसन मेरी नज़र में उस टाइप के प्लेयर हैं कि उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना पड़ेगा, दुनिया ज़माने में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। आई होप उनको नेक्स्ट चांस मिले। लेकिन उसके अलावा 15 बॉल में 30 मारे यशस्वी जायसवाल ने, 12 बॉल में 26 रन मारे सूर्या ने, उसके बाद वो आउट हो गए थे, और 9 बॉल में 22 रन मारे हार्दिक पांड्या ने और 6.3 ओवर्स में जिता दिया हमें ये मैच। खैर मैक्सिमम सिक्सेस के लिए $1000 का जो वो था प्राइज, वो मिला यशस्वी जायसवाल को। जाहिर सी बात है 8 ओवर के अंदर उन्होंने 2 छक्के मारे थे और श्रीलंका की तरफ से भी जो बैट्समैन थे उन्होंने भी 2 ही छक्के मारे थे। परेरा ने तो उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग में 2 छक्के मारे थे, तो शायद ये देखते हुए इन्हें दिया गया हो। वैसे दोनों ने 2-2 छक्के मारे थे, शेयर भी कर सकते थे इसे, लेकिन हम तो खुश हैं यार कि हमें मिला ये अवार्ड। और उसके अलावा मैन ऑफ द मैच मिला रवि बिश्नोई को, उनके 3 विकेट के लिए। जाहिर सी बात है वो किफायती भी रहे और उन्होंने विकेट भी निकाले। उसके अलावा अगर बात करें भाई इस मैच में, अगर मोटी बातों की बात की जाए, देखो तो सबसे पहली चीज तो ये जो मुझे मैच के स्टार्टिंग में खुशी हुई कि चलो अपना दूसरा टॉस तो जीता सूर्य कुमार यादव ने और उसके बाद सही डिसीजन भी किया बॉलिंग का। देखो अगर उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया होता तो सेकंड इनिंग में आती श्रीलंका, और श्रीलंका के पास टॉप ऑर्डर ही अच्छा है, तो टॉप ऑर्डर जाहिर सी बात है वो रन बना सकता था। तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा डिसीजन था
सूर्य कुमार यादव का कि उन्होंने बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, लेकिन उसके अलावा जो बॉलिंग हुई है, देखो जो भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं टू द पॉइंट कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं मैं एक लॉन्ग रन को देखते हुए कर रहा हूं। अगर आज के मैच को देखा जाए तो उसके हिसाब से बॉलिंग अच्छी हुई है और सब कुछ सही। देखो एंड में मैच जीत गया तो सब सही है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बोलनी जरूरी है ताकि सभी उस पर ध्यान दें कि भाई अगर हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे, अगर आप शेयर करोगे वीडियो या आप अपनी तरफ से बताओगे कि भाई कहीं से हमें भी पता चला, या जैसे भी हो, आप अगर ये बात टीम तक पहुंचाओगे कि ये चीजें चल रही हैं टीम में, तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है इंडियन टीम पे। पहले जब बॉलिंग करने आए तो यार सिराज, तो भाई मुझे पता नहीं कैसे कमेंटेटर उनके लाइन लेंथ की इतनी तारीफ कर रहे थे। देखो कुछ बॉलें उन्होंने बहुत अच्छी डाली, मैं मानता हूं, लेकिन उसके अलावा सिराज का ना वही प्रॉब्लम मुझे लगता है। मैंने वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग के मैचेस में भी कहा था, वनडे वाले वर्ल्ड कप के टाइम पे भी ये हो चुका है। फाइनल में अगर आप देखो तो समी के साथ भी ये हुआ और सिराज के साथ भी ये हुआ था कि इवन अर्शदीप के साथ भी ये हुआ था कि मिसगाइडेड मिसाइल्स लग रहे थे कि कहीं की कहीं जा रही है बॉल पे उस तरीके का कंट्रोल दिख नहीं रहा था। अब कंट्रोल के मामले में बेस्ट मुझे बुमराह लगते हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक उनका वैसा कोई फेज अभी मैंने देखा नहीं है इसमें उनकी बॉल बिना कंट्रोल के इधर उधर भागे जा रही है, तो वैसा मैंने उनका कोई फेज नहीं देखा, लेकिन बाकी सबका देख रखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक प्रॉब्लम है, और सिराज के साथ ये अभी भी है प्रॉब्लम। हालांकि अर्शदीप ने इसे कंट्रोल कर लिया, मैं तो तारीफ करूंगा आज के मैच में अर्शदीप की। हालांकि वो कई बॉलरों से ज्यादा महंगे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अर्शदीप की तारीफ करूंगा कि भाई एक होता है कि आप रन इसलिए खा रहे हो ताकि आपको विकेट मिले, और एक है कि आप विकेट निकालना कहीं और चाह रहे हो, लेकिन आपकी बॉल आपके हाथ से कहीं और चली जा रही है और उसके बाद आप रन खा ले रहे हो। तो वो वाली प्रॉब्लम लगी मुझे सिराज की बॉलिंग में। तो आज उसमें हार्दिक पांड्या की बात करूं तो हार्दिक पांड्या भी, मतलब यार देखो ये मैं समझ सकता हूं, देखो हार्दिक पांड्या की मैं उतना उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूं जितना मैंने सिराज को किया, लेकिन वाइड उन्होंने कुछ ज्यादा ही दिए हैं। और ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आप उस लाइन पर रख करके विकेट निकालना चाह रहे हो, लेकिन जितने वाइड आपने दिए हैं आप एक मैच हार सकते हो उतने में। तो मैं कहूंगा कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। बजाय इसके थोड़ा सा, मतलब एक ऑन द लाइन भी हो तो भी समझ में आता है, बहुत ज्यादा वाइड थी उनकी बॉलें, तो उनको भी इस पे थोड़ा काम। हालांकि मेरे लिए सरप्राइज था क्योंकि हार्दिक पांड्या का जनरली ऐसा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, मतलब दो चार जाती है उनकी, लेकिन इतना आउट ऑफ कंट्रोल मैं बहुत कम ही देखता हूं हार्दिक पांड्या को। बहुत जमाने बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हार्दिक पांड्या को इस हद तक वाइड फेंकते देखा है। कि सिराज हो या हार्दिक पांड्या हो, मिसगाइडेड मिसाइल बन के अगर खेलोगे तो भाई मैं तो कहता हूं शायद यही वो चीज थी जिसकी वजह से रोहित ने फाइनल मैच खिलाने का रिस्क नहीं लिया सिराज के साथ, क्योंकि वहां पर वो दो चार रन अगर इस तरीके से वाइड फेंकते रहते ना तो फिर तो वो फाइनल भी गया था। तो भाई वो बहुत वाइज डिसीजन था, और भाई जो भी टीम के लिए अच्छा हो ना वो सभी को करना चाहिए, मैं तो इसी में मानता हूं। दूसरी चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि सूर्या अपनी मेन बॉलर्स को छोड़ करके रियान पराग से, पार्ट टाइम बॉलर से, देखो मैं ये मानता हूं एज ए कैप्टन आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आप अपने बॉलर्स टेस्ट करोगे, लेकिन यार टेस्ट करने के लिए 2 ओवर बहुत होता है। आप 4 के 4 ओवर अपने पार्ट टाइमर से करवा रहे हो, जबकि आपके मेन बॉलर के अभी 1-1 ओवर बाकी हैं। अर्शदीप और सिराज दोनों का 1-1 ओवर बाकी था आपके पास। देखो मैंने सिराज की बुराई जरूर की है, लेकिन इससे ये बात, इसका इफेक्ट कम नहीं हो जाता है कि वो हमारा स्ट्राइक बॉलर है अभी के टाइम में। अगर आपको उसमें बिल्कुल भरोसा नहीं है तो भाई आप उसे लो ही मत टीम में, किसी और को खिला लो। लेकिन अगर आपको उस पर थोड़ा भी भरोसा है तो आप अपने स्ट्राइक बॉलर्स के ओवर काट करके आप अपने पार्ट टाइमर को दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। देखो रियान पराग थोड़े किफायती जरूर साबित हुए हैं, मैं ये बिल्कुल ये एग्री करता हूं, लेकिन बात हमेशा सिर्फ स्टैट की नहीं होती है। वो लाइन उनकी थी ही नहीं, जिस तरह बाद में थोड़ी सुधर जरूर गई थी उनकी लाइन, लेकिन जिस हिसाब से वो डाल रहे थे ना बॉल, ऐसा उनकी भी बॉल हाथ से छूट जा रही थी। आई डोंट नो कि ये ड्यू की वजह से था या जो भी था, लेकिन उनसे बहुत बेटर रवि बिश्नोई रहे। रवि बिश्नोई का कंट्रोल बहुत अच्छा था, अर्शदीप का कंट्रोल बहुत बेहतर था, और उसके अलावा अक्षर का कंट्रोल बहुत अच्छा था। तो कुछ बॉलर्स के पास कंट्रोल था, बाकी सबके हाथ से ड्यू की वजह से शायद बॉल फिसल रही हो। तो मुझे ये फैक्टर नहीं पता कि कितना ड्यू की वजह से फिसल रही थी उनके हाथ से बॉल, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल थी भाई बॉल। कुछ इसका उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी पता है। भाई इंडियन क्रिकेट देखने वाले जितने भी दर्शक हैं ना वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो उनको भी पता है कि टीम में अभी जगह किसी की भी पक्की नहीं है।
तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें मिस करोगे, जैसे आज रिंकू सिंह वहाँ फिसल गए और उनका कैच मिस हुआ था, अगर आप उस तरीके से मिस करोगे ना तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि आपके पाँव सही पड़ रहे हैं या टेढ़े हो गए हैं कैच पकड़ने के बाद। तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बाद में रिंकू सिंह ने 2-3 कैच पकड़ लिए, मतलब 2 कैच तो पकड़ ही लिए थे, तो उन्होंने विकेट दिलाया। लेकिन वही है भाई, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आपको देख के रखना पड़ेगा पैर, कि सीधे पड़ने चाहिए पैर, तभी जमोगे वहाँ पर, नहीं तो रिंकू सिंह की तरफ फिसल जाओगे, हाथ से कैच छूटेगी और 6 भी चला जाएगा, हाथ से मौका निकल ना जाए। एक चीज़ और यार, इस 8 ओवर के मैच की वजह से ना हमें वो करामाती बॉलर आज देखने को नहीं मिला जो राइट हैंडेड को लेफ्ट से और लेफ्ट हैंडेड को राइट हैंड से बॉल डालता है। कमिंडू भाई, क्या वो तो दुनिया का 8वां अजूबा ही निकला है जो अलग साइड के बैट्समैन को अलग हाथ से बॉल डालता है। तो भाई पता नहीं ये कितना लीगल है या नहीं है, लेकिन ये है कि अगर इंटरनेशनल में हो रहा है, सभी देख रहे हैं, तो लीगल ही होगा भाई। और अगर ऐसा है तो भाई फ्यूचर में ना, जैसे अब स्विच हिट बहुत पॉपुलर हो गया, एक टाइम पे इस पे बैन लगा था जब पीटरसन ने खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में स्विच हिट पॉपुलर हो गया है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब ये अभी आगे जाकर के पॉपुलर हो जाएगा। भाई श्रीलंका ने बहुत कुछ दिया है यार, श्रीलंका ने हमें मुरलीधरन तो दिया ही, उसके अलावा स्लिंगर्स दिए हैं हमें, और उसके बाद अब जाकर के हम देखें तो अब हमें ये भी दे दिया है जो दोनों हाथ से बॉलिंग डालता है, ऐसा बंदा भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी वजह से बहुत तबाही मचने वाली है इसकी वजह से। क्या आप लोग भी ऐसा मानते हो? आपकी क्या राय है इस बारे में? जो भी राय हो वो मुझे कमेंट में बताना कि आखिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कि भाई ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए या नहीं। एक ही हाथ से देखो, मेरे हिसाब से वैलिड इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार जो सामने वाला खेल रहा है उसको बॉल देखनी है, ना कि बंदे का हाथ देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस चक्कर में थ्रो कर दे, बट अभी रिसेंट डेज में जैसे लॉ बने हैं उस हिसाब से तो स्लिंगर्स को भी अलाउड कर ही दिया इन्होंने। कोई भरोसा नहीं है, कुछ टाइम बाद जाकर के ये जर्क मारने वाले को भी अलाउ करते हैं और थ्रो मारने वाले को भी अलाउ करते हैं, बट ये तो फिर भी एक फेयर डिलीवरी डाल रहा है पूरे हाथ घुमा करके। तो मैं कहता हूं इसे अलाउ करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से ये ज्यादा फेयर साइड पे है। खैर, आप जैसा भी सोचते हो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। भाई कुल मिलाकर के मैच तो बहुत ही अमेजिंग था कि जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अगर यार लंबा होता ना तो ज्यादा देखने को मिलता, ज्यादा चौके छक्के लगते, अपने को भी ज्यादा मजा आता, कुछ करामाती बॉलर भी दिखते, मतलब फुल पोटेंशियल मैच होता है एक। तो कुल मिलाकर के सीरीज पे तो कब्जा हो ही चुका है, तो आप लोग भी आप मौज बना सकते हो। लेकिन तीसरा मैच अभी बाकी है, 30 तारीख को क्लीन स्वीप होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। अगर आप लोग भी एग्री करते हो तो लाइक करो इस वीडियो को, लाइक का टारगेट रखेंगे 10 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे इसे। मुझे इंडिया के क्रिकेट लवर्स पे पूरा भरोसा है, तो ये जरूर आप लोग कर दोगे। खैर, उसके अलावा मैं कहूंगा अगर आपको इस तरीके की न्यूज, इस तरीके के रिव्यूज पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और नोटिफिकेशंस पे जाकर के ऑल का ऑप्शन चूज करो, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों को टिप्स कैसे लगे थे मेरे जो आज के मैच के लिए मैंने दिए थे, वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अभी के लिए मैं उसी टीम के साथ जाऊंगा भाई, जो टिप्स लास्ट टाइम आपको दिए थे मैं उसी टीम के साथ जाऊंगा, मेरी टीम वही रहेगी। और शिवम दुबे का तो देखना पड़ेगा कि भाई अब फाइनली मुझे लगता है कि यार सैमसंग को और शिवम दुबे को इस मैच में चांस मिल जाना चाहिए। आई होप कि ये लोग खलील को भी दे देंगे चांस, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी कब्जे में है और इतने बुरे नहीं हैं ये लोग कि मतलब फंसवा देंगे मैच, बाकी के लोग झेल सकते हैं लेकर के। तो अब वो देखने वाली बात होगी कि अगर खलील को लेते हैं तो क्या सिराज को बिठाएंगे या किसको बिठाएंगे, या शिवम दुबे को किसकी जगह खिलाया जाएगा, या सैमसंग को दोबारा लेते हैं या नहीं, तो ये तो देखने वाली बातें होंगी। खैर जो भी हो, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट मैच के रिव्यू में, और तब तक के लिए आदियोस।